Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने पहला पॉइंट था जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में फिनिश कर लिया हुआ है। हम अब डिस्कस कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। क्लियर है? तो हमको देखा जाए, अगर रिकॉल करें तो बेटा अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया हुआ। तो हमने ये बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने क्या क्या अब तक अध्ययन कर लिया हुआ है या फिर क्या डिस्कस कर लिया हुआ जिसकी हमको पूरी जानकारी होगी। हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखा, एनसीईआरटी के बियॉन्ड में हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा स्ट्रोक में लेक्चर में हमने लिए हुए हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने बताया। क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ मेडिकल से देखा जाए बेटा तो आपको जो नीट होता है, एम्स होता है, जनरली एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में दिया है लेकिन थोड़ा बहुत वो क्या करता है, बाउंस करके पूछ लेता है। तो हम एनसीईआरटी तो कवर कर ही रहे हैं लेकिन उसके एक्स्ट्रा पॉइंट को भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि हमसे कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाउंस ना करे या फिर ना आता हो, जो कि आपको इस चैप्टर से रिलेशन है। ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा लेक्चर में बताया। यदि आपको एनसीईआरटी को ही एनसीईआरटी ही बेटा आपको बताना होता तो हम अब तक लगभग ये चैप्टर समाप्त हो गया होता। ठीक है, लेकिन नहीं, हम उस चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं कि हमको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए। जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, जो उसके अंदर छुपा हुआ, वो सारी हिस्ट्री हम देख रहे हैं। ठीक है, उसी पॉइंट व्यू से हम चल रहे हैं, तो हमको वो चीज़ें हमारे साथ साथ चलेगा तो आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आएगा। हाँ, रही कोर्स की बात तो वो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपका नियर अबाउट जो भी सिलेबस आपका नया सिलेबस आ जाएगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा एकेडमिक लेवल पे देखा जाए। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मेडिकल से देखा जाए तो बेटा आपको कुछ भी सिलेबस में चेंजेस होने वाले हैं। वो कुछ भी पूछेगा जो एनसीईआरटी कोड है उसमें से पूछा जाएगा, जो पूरा ब्रॉडर साइंस में लिखा हुआ है वो सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम उसके पॉइंट ऑफ से व्यू से चलते हैं, सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। क्लियर है? तो यदि रिकॉल करें तो हमने देखा, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात किया जाए तो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनसीईआरटी का फिगर देखा था बेटा। हमने उसमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने बताया था आपको ओवरी, याद है ना। फिर हमने बताया था कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जिसमें हमने देखा था मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, वेजाइनल ओरिफिस, ये सारे के सारे हमने क्या हुए एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में देख चुके हैं। फिर दूसरा हम स्टार्ट किए हुए थे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में हमने ये देखा हुआ था, पहला हमने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, जिसको हम कहते थे क्या, ओवरी कहते थे। ठीक है, ओवरी का हमने डिटेल देखा। ओवरियन स्ट्रोमा क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओवरियन स्ट्रोमा के कितने जोन में डिवाइड किया गया वो भी देखा, जिसमें पेरिफेरल वाला जोन क्या था बेटा, कॉर्टेक्स था, जो फर्टाइल पार्ट होता है ओवरी का। दूसरा आपको मस्कुलर जो मिडिल पोर्शन था जिसको हम कहते थे मेडुला, वो पाया जाता था। मेडुला में हमने देखा था ब्लड वेसल्स, लैक्टियस, बहुत सारे आर्टरीज एंड वेन्स का क्या होता है, जाल बिछा होता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमने देखा था क्या कंटेन रहता है बेटा, उसमें आपको फॉल्किस पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने फॉल्किस में देखा, प्रत्येक फॉल्किल क्या होता है, एवरी फॉल्किल कंटेन वन oocytes। ठीक है, एक ही oocyte होता था। फिर हमने ओवरियन के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती थी उस फिगर के दौरान देखा था हमने, याद है ना। पहले हमने देखा था प्रीमॉर्डियल फॉल्किल था, फिर उसके बाद हमने देखा आपको क्या कहते हैं कि मेच्योर फॉल्किल कैसे बनता है, जिसको हम कहते थे क्या, ग्राइफियन फॉल्किल कहते थे। उसमें हमने देखा आपको ग्राइफियन फॉल्किल से फिर कार्पस ल्यूटियम कैसे होता है, ओवुलेशन भी हमने देख लिया था, जो ओवम होती है वो रिलीज कैसे करती है ग्राइफियन फॉल्किल से, कितने डेज पे होती है वो सारा हमने डिस्कस किया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे आपको क्या होती है, वो रिलीज लिबरेट होता है जो ओवम होती है, सेकेंडरी ओवम। ठीक है, वो आपको लिबरेट होती है। तो उस प्रोसेस में हमने सारी चीज़ें कंडीशन देखी, जो फंक्शन देखा हमने ओवरी का, लास्ट ऑफ जितने भी दे रखे थे बेटा सब हमने देखे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा है एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है,
तो सिंपल से अगर पहली लाइन में लिखा जाए तो आपको लिखा हुआ है कि ओविडक्ट और ब्रैकेट में लिखा होगा एनसीईआरटी का आपको क्या, fallopian tube, oviduct, fallopian tube, uterus and the vagina includes the, वो क्या लिखा हुआ, includes the accessory ducts of female, फीमेल की वो एक्सेसरी डक्ट होती है जिसमें से अगर देखा जाए ईच fallopian tube लेंथ 10 to 14 सेंटीमीटर। हम अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे, ठीक है। हम एनसीईआरटी को ही कवर करते हैं बेटा, एनसीईआरटी कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं हुआ कि आपको सिंपल से लिखा हुआ ईच fallopian tube इज अबाउट 10 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड स्टैंड फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, द पार्ट ऑफ क्लोजर टू द ओवरी इज कॉल्ड फंडस शेप, इनफंडिबुलम, द एज ऑफ द फंडस पासेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए एनसीईआरटी का मैटर है, एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ें जानकारी लेनी है, ठीक है, क्योंकि उतने से ही काम चलने वाला नहीं, बहुत चीज़ें उसमें छुपी है। तो देखो ध्यान रखो कि जनरली क्या दिया हुआ कि ओविडक्ट या जिसे हम कहते हैं क्या, fallopian tube, ठीक है। तो हमारा जो एक्सेसरी डक्ट में जो आता है बेटा, एक्सेसरी डक्ट में आपको क्या क्या आती है, तो वो ध्यान रखिएगा। एक्सेसरी डक्ट में ओविडक्ट आती है, यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है, उसके बाद हमने बताया क्या, वेजाइना, क्लियर बा। ये 3-4 आपको पढ़ने हैं। ओविडक्ट अभी भी हम पढ़ेंगे, ओविडक्ट के बाद हम यूट्रस भी आज सोच रहे हैं कि यूट्रस को भी कवर कर लेंगे, फिर बचा रह जाएगा आपको क्या, एक सर्विक्स बची रह जाएगी, सर्विक्स भी कवर कर लेंगे, यूट्रस का ही पार्ट है, और बचा रहेगा वेजाइना, तो उसको हम कवर कर लेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद गैमेटोजेनेसिस और नियर अबाउट लेक्चर कन्वर्ट करेंगे। तो हमको क्या करना है बेटा, ये ध्यान सुनिए, एक्सेसरी डक्ट में पहले जो हमको डिस्कस करना है वो ओविडक्ट, ओविडक्ट या फिर ओविडक्ट को हम क्या कहते हैं, fallopian ट्यूब्स के नाम से जानते हैं, ठीक। ओविडक्ट कहिए या fallopian ट्यूब। तो क्या कहा कि ओविडक्ट जो होती है ईच एंड एवरी fallopian tubes about the 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग and stand the peripheral of ovary, क्या ओवरी इनटू द यूट्रस, वो एनसीईआरटी लिखी हुई है। कहना क्या जाता है कि एनसीईआरटी की हम एक बार समझ ले फिर देखते हैं। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ कि प्रत्येक जो fallopian ट्यूब होती है वो नियर अबाउट उसका जो लेंथ होता है वो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, जो हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया हुआ है। और नंबर्स में कितनी होती है, 2 इन नंबर्स, 1 इस साइड, ये 2 नंबर्स में आपको fallopian ट्यूब पाई जाती है, 2 नंबर्स में पाई जाती है। कितनी लेंथ होती है, 10 to 12। और बड़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट लिखा हुआ है कि यदि कहा जाए कि वो कहां से कहां तक होती है, तो वो आपको देखा जाए तो ओवरी के पेरिफेरल, ओवरी का जो ऊपर से कवर्ड होता है, यदि हम इस फिगर में देखें बेटा तो आपको सिंपल सा बताते हैं। इस फिगर में देखो, डायग्राम हमने बनाया नहीं, बार डायग्राम से ज़्यादा वेस्ट चाहिए टाइम, तो ये देख लो डायग्राम, ये fallopian ट्यूब है। सारे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ माइंड में रख लो कि फिगर ऐसा था, हम सारी चीजें जहाँ फिगर थोड़ा सा होगा उसको समझा लेंगे। देखो ये ओवरी के पेरिफेरल होता हुआ यूट्रस में जाके अटैच करता है, तो यही तो लिखा हुआ है कि वो ओवरी के स्टैंडर्ड से होता हुआ, ऊपर से होता हुआ वो बेटा क्या करता है, जाके आपको अटैच करता है, किससे, यूट्रस से, ठीक है। यूट्रस से क्या करता है, अटैच करता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कि उसका जो सबसे ओवरी के निकट वाला जो पोर्शन होता है, जब ओवरी के निकट वाला जो पोर्शन होता है वो आपको क्या कहलाता है, आपको उसके 3 पार्ट्स जनरली दिए गए हैं, वो आपका एनसीईआरटी कर लेते हैं, तो वो लिखा हुआ है कि वो कहलाता है आपको इनफंडिबुलम। और वो जो इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम जो होता है उसके एंटीरियर पार्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको पाए जाते हैं, एंड दिस इज द कॉल्ड एज द फिम्ब्री, ठीक, समझना, सपोर्ट करते हैं। ये आपका fallopian ट्यूब का हमने बताया, ये यूट्रस का आधा कट किया हुआ है, तो यहां से यहां तक fallopian ट्यूब है, ठीक है। तो इसका जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बेटा इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहा जाता है, इनफंडिबुलम कहा जाता है। फिर उसके बाद उसकी अगली वाली प्रोजेक्शन जो कहा है वो कहलाता है आपको फिम्ब्री कहलाता है, ठीक है। एंड फिम्ब्री ही जो कहती है वो हेल्प करती है किससे, क्योंकि वो ओवरी के नजदीक होती है, और वो क्या करता है, जैसे ही ओवरी से एक सेकेंडरी उस साइड क्या होता है, निकलता है बेटा, तो उसको वो क्या करता है, कलेक्ट करता है, उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके वो ओवरी fallopian डक्ट में या fallopian ट्यूब में क्या करता है, इंट्री करवा देता है,
तो उसको कलेक्ट करने के लिए क्या होती है, उसके पास फिम्बरी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो एनसीईआरटी में लिखा भी होगा, बड़ा सिंपल लिखा हुआ कि आपको विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ये लिखा हुआ फिम्बरी के बारे में कि एक लाइन लिखा हुआ कि जो फिम्बरी होती है वो आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद क्या होता है, ओवुलेशन जानते हैं ना बेटा, ओवुलेशन का मतलब ओवरी से जब आपको क्या होता है सेकेंडरी oocyte रिलीज करेंगे, तो उसका ओवुलेशन जैसे होगा तो ये क्या करेगा, ओवुलेशन को कलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। कलेक्ट किया, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक। उसके बाद कहानी क्या लिखा हुआ है कि इसका जो ब्रॉडर पार्ट होता है, इसका जो ब्रॉडर पार्ट होता है वो जनरली आपको क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। वो एनसीईआरटी मेथड करे कि वो क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। और जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, नैरो पोर्शन होता है, वो आपको क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है, ठीक। जो कि आपको किससे अटैच रहता है, यूट्रस से अटैच रहता है, क्लियर। अब इतनी ही एनसीईआरटी कह रही, लेकिन ये इंफॉर्मेशन बड़ा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मेडिकल की लाइन से देखा जाए, तो हम इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अपनी लेक्चर्स पे आते एक्स्ट्रा कि बेटा हम क्या कर रहे हैं कि टू इन नंबर ऑफ इस साइड की ओवरी डेप्थ जो होती है वो 2 नंबर में होती है, उसकी लेंथ जो होती है बेटा वो क्या होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखा हुआ है हमने, मेसोसल्पिंक्स इज ए डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम दैट सपोर्ट द फैलोपियन ट्यूब। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखिए, ये आप नंबर याद रखिए, ये मेसोसल्पिंक्स क्या पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज मेसोसल्पिंक्स, तो ध्यान से सुनो, मेसोसल्पिंक्स जो होती है वो आपको डबल फोर्स होती है पेरिटोनियम की। पेरिटोनियम क्या होता है, हमने बताया एब्डोमिनल कैविटी का अंदर वाला भाग जिससे सारा अटैच रहता है बेटा, तो वो पेरिटोनियम अंदर पैरिस रीजन में ही तो सारा अटैच है, वो खुला तो रहेगा नहीं, तो उसको यूट्रस को भी अटैच करने के लिए होगा, जैसे हमने लिगामेंट्स बताया ना ओवरी को जो कनेक्ट करता था। फिर उसके बाद भी हमने पेरिटोनियम बताया था, उसके बाद आप पेरिटोनियम मेसोवेरियम का याद है, मेसोवेरियम में बताया था जब ओवरी आप पढ़ रहे थे, तो ये सारी मेसोवेरियम से भी अटैच होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, उसी का नाम लिखा गया मेसोसल्पिंक्स, अंतर बस है थोड़ा, सल्पिंक्स का मतलब नेटवर्क होता है। मेसोसल्पिंक्स जो होती है इज ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट सपोर्ट द फैलोपियन ट्यूब। वो क्या होती है, इसके पास ढेर सारी मेसोसल्पिंक्स होती है, ये जो होती है फैलोपियन ट्यूब को पैरेललिस वाल से क्या होती है वो जोड़े रखते हैं, उसकी पेरिटोनियम जो होती है, तो पेरिटोनियम कनेक्ट करती है उसको। तो ये माइंड में ध्यान रखिएगा कि वो मेसोसल्पिंक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फोल्ड होता है, डबल क्या होता है, ये लिखा है ना डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की डबल फोल्ड होती है जो कि सपोर्ट करता है किसको, फैलोपियन ट्यूब को बांधे रखता है, ठीक है, वो इधर उधर मूव नहीं करता। क्लियर हो गया, तो इतना सा ध्यान रखिए कि किससे आपको वो मेसोसल्पिंक्स आपको सपोर्ट करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि वन ऑफ द फिम्बरी, क्या करा हुआ, वन ऑफ द फिम्बरी, जनरली कहा जाता है कि फिम्बरी जो होता है, जनरली आपको लिखा हुआ है वन ऑफ द फिम्बरी इज लॉन्गर देन द अदर एंड अटैच्ड टू द ट्यूबल पोल ऑफ द ओवरी कॉल्ड एज द ओवरियन फिम्बरी। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ इसका कि यदि देखा जाए कि सारी की सारी जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी वाला पार्ट तो हम समझ रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बेटा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये फिम्बरी जो होती है ना जनरली इस तरह का हमने बना रखा हुआ है, लेकिन फिम्बरी जब देखोगे तो बेटा ये हमने ओवरी बनाया, तो फिम्बरी जब आती है तो बेटा फिम्बरी इसमें से ना ऐसे बना दो, ये बना के देखो, तो इस तरह का रहता है। इसके फिम्बरी जो होती है, जैसे हमारी फिंगर जो होती है एक समान नहीं होती है, एक दूसरे की क्या होती है लॉन्गर हो सकती है, तो उसी तरह से उसमें एक दूसरे की क्या होती है लॉन्गर होती है, और उनमें से सबसे लॉन्गर जो फिम्बरी होगी वो अटैच होती है किससे, ओवरी से, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल करती है, वही ओवरी क्या कहते हैं oocyte को कलेक्ट करती है। तो इसलिए हम ऐसी फिम्बरी को जो ओवरी से क्या होता है ओवम को कलेक्ट करती है या फिर उससे अटैच रहती है ओवरी से, उसको हम कहते हैं बेटा ओवरियन फिम्बरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसमें से उसको हम क्या कहते हैं, ओवरियन फिम्बरी कहा जाता है, ओवरियन फिम्बरी। क्लियर हो गया, सिंपल से कह रहा है वन ऑफ द फिम्बरी longer than the others, ये लिखा हुआ है longer than the others and attached to the tubal pole। ट्यूबल पोल ये क्या कह रहा है, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा ये देखो ट्यूबल पोल क्या होता है, ये लिखा हुआ है ट्यूबल पोल। ट्यूबल पोल इसे कहा जाता है कि जबकि ओवरी जो होती है वो आपका ऐसा पोल थोड़ा सा नैरो टाइप का होता है, झुका हुआ है, ये हम इसी को बना लें
तो ये आपको सर्कुलर हुआ, लेकिन यहाँ पे आते वक्त थोड़ा सा ऐसे, सॉरी ज़्यादा बना दिया हमने, ये बेटा नैरो टाइप ऐसे झुका हुआ है, क्योंकि ट्यूबल पोल से ही क्या होता है, जो ओवुलेशन होगा वहीं से oocyte क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। कहाँ से रिलीज होगी, ट्यूबल पोल से, किसी और साइड से नहीं। तो एक स्थान होगा जहाँ से वो ब्रश करती है ग्रेफिन फॉलिकल, और वहाँ से वो जो सेकेंडरी oocyte होते हैं वो रिलीज कर जाते हैं ओवुलेशन में। तो वो कौन सा पोल होता है, ट्यूबल पोल। तो ट्यूबल पोल पे ही जहाँ पे जो फिमरी लॉन्गर होगी, अटैच होगी, उसको हम कहेंगे क्या, ओवरियन फिमरी कहेंगे। क्लियर हुआ। वो जो क्या करती है, कलेक्ट करने का काम करती है। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम ये लिखा हुआ है कि जो आपका इनफंडिबुलम होता है वो बड़ा इंटरेस्टेड है कि ये फिम्बरी वाला पार्ट हमने देखा। तो यदि हम ओवरी क्या कहा जाए कि फैलोपियन ट्यूब को यदि कितने पार्ट में डिवाइड करें, तो आप अपने नाम से कर सकते हो बेटा कि आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थमस। क्लियर हो गया। और ये मत कहिएगा चौथा आपको क्या लिखा हुआ, फिम्बरी कह सकते हो, लेकिन फिम्बरी ही किसका पार्ट आपका होता है, इनफंडिबुलम का। तो मेनली आपको 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और क्या इस्थमस। और इसका सीरीज याद कर लो। सीरीज क्या होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर आपका क्या कहते हैं, थोड़ा सा और सिंपल बनाने के लिए तो पूछ लेते हैं कि कितना वो ध्यान रखा हुआ, तो सीरीज पूछ देते हैं कि कॉन्टिन्यूअस वो क्या होता है, ओवरी से यूट्रस की तरफ उसकी सीरीज क्या है। तो ओवरी से यूट्रस की तरफ पूछ रहा है, तो ओवरी से नजदीक कौन सबसे था, इनफंडिबुलम। फिर उसके बाद क्या आता है, एम्पुला। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा, इस्थमस। लेकिन यदि यूट्रस टू ओवरी पूछ लिया जाए तब आप कहोगे इस्थमस, फिर एम्पुला, फिर लास्ट में आपको क्या आएगा, इनफंडिबुलम। क्लियर होगा। फिर बाद में फिम्बरी। तो इस तरह से आपको याद है सीरीज, आपको ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हुआ। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब के आपके 3 पार्ट, मेजर पार्ट मिले थे, जिसको हमने बताया कि इनफंडिबुलम का पार्ट ही होता है क्या, फिम्बरी होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये आती है बेटा कि हमने देखा इसके पास क्या होता है, यदि इसको कट किया जाए फिम्बरी के पास ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक अपरेटस मिलेगा, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब बेटा ऐसे नली एक ट्यूब है ना, वो आपको होल टाइप खुला हुआ मिलेगा, तभी तो वो फिम्बरी उसमें कनेक्ट करके उसके अंदर ले जाएगी। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होगा। फैलोपियन ट्यूब तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सारी फिम्बरी है, और यही फिम्बरी कनेक्ट करके उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले आती है। तो ध्यान रखिएगा, जो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, जनरली ये कह सकते हो फैलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है बेटा, उसको कहा जाता है ऑस्टियम कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, ऑस्टियम कहते हैं। ये ध्यान रखो, ये जो आपको वर्ड लिखा गया है इसको कहते हैं ऑस्टियम। ठीक, तो आपको लिखा भी है हमने, क्योंकि ऑस्टियम इज एन apparatus present in the funnel shaped part closer to the ovary called the infundibulum। वही कहा है कि ये क्या होता है, ओवरी के जो सबसे ज्यादा क्लोजर होता है, ऑस्टियम एक सर्कुलर अपरेटस की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, अपरेटस पाया जाता है जो इनफंडिबुलम में पाया जाता है। और ये ना फिम्बरी का ये इनफंडिबुलम है, तो यहीं पे आपको सर्कुलर फोर की तरह मिलेगा। ये इसी से फिम्बरी कनेक्ट करेगी और इसको कनेक्ट करके ओम को अंदर रिलीज कर लेगा। ठीक, उसको और अंदर ले लेगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है। तो ये वर्ड याद रखिएगा ऑस्टियम, कि कभी कभी पूछ लेता है ऑस्टियम क्या है। ओपनिंग ऑफ fallopian tube is called as the ostium near about it is part of the infundibulum। इनफंडिबुलम का ही एक पार्ट होता है जो ओपनिंग होती है, जो खुदा रहता है। और इसकी लेंथ पूछा जाए तो 3 mm डायमीटर का होता है। इसकी लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी लेंथ नोट कर लो, 3 mm डायमीटर है। कितने डायमीटर का होता है बेटा, इसका डायमीटर जो होता है ना वो होता है 3 mm का होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो 3 mm का आपको डायमीटर मिला जो आपको ऑस्टियम होता है। ठीक, ये कहानी हमने इंटरेस्टेड आई। फिर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैलोपियन ट्यूब लाइन बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। बड़ी इंटरेस्टेड पॉइंट है जो कि मेडिकल में कई बार आपको पुट अप किया जा सकता है। तो ये क्या दिया हुआ है कि जो इनर लाइनिंग होती है, क्या कहते हैं, ये ट्यूब लाइक है, तो इसकी ट्यूब लाइक की जो इनर लाइनिंग होती है वो आपको कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, तो कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो उसकी इनर लाइनिंग जो होती है बेटा वो आपको सिलिएटेड होती है, सिलिएटेड कॉलमनर।
कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक, ये पॉइंट आपको नोट करिएगा। क्या है कि इसकी इनर जो लाइनिंग होती है फैलोपियन ट्यूब की, वो सिलिएटेड होती है, उसमें ढेर सारी सिलिया प्रेजेंट होती है, कॉलमनर एपिथेलियम। ये आपको वो क्या कहते हैं टिश्यूज का स्ट्रक्चर, टिश्यूज का क्वेश्चन मिलेगा बेटा, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी सेल का बना है। कॉलमनर मतलब होता है ऐसी सेल, आप टिश्यूज पढ़े होंगे ना, एपिथेलियम की जर्माइनल एपिथेलियम के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी में एक टिश्यूज आती है जिसको हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। तो उसकी बनी होती है जो सिलिएटेड, अर्थात इसका स्ट्रक्चर आप जनरली देख लो तो ऐसे मिल जाएगी। ये कॉलमनर होती है सेल, जैसे कॉलम में पाई जाती है ऐसे, ये कॉलमनर सेल होती है बेटा। ठीक, और इसमें सिलिया ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। ठीक, ठीक है, वो सिलिया, ये कॉलमनर सेल हुई, और सिलिया उसके इनर वॉल की बात कर रहे हैं, जो ट्यूब के अंदर वाले जो एपिथेलियम की सेल पाई जाती है उसको बोलते हैं। ठीक है, इनर जो एपिथेलियम सेल पाई जाती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है सिलिया बिल्ट टुवर्ड द यूट्रस। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है कि सिलिया जो होता है, जब यदि आपको ऐसे ट्यूब बनी हुई है कि इसमें ढेर सारी आपको सिलिया हेयर लाइक मिलेंगे बेटा इस तरह से सेल पे, तो इनमें जो सिलिया होती है वो किस तरफ से बीट्स करेंगे, वो बीट्स कैसे रहती है टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एग जो होगा, हम जानते हैं कि जो वो एग है या ओम जिसे कहते हो, वो बेटा नॉन मोटाइल होता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता। तो जब भी फिम्बरी उसको कलेक्ट करके उसके अंदर पुश करती है, तो वो जैसे ही ऑस्टिमम से होकर फैलोपियन ट्यूब में एंट्री किया, तो वहां के अंदर आपको हमने देखा जो सेल्स आपको कॉलमनर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो पाई जाती है, वो जो सिलिया होती है वो बेटा बीट्स करती है, बाइट करती रहती है। और किसकी तरफ बाइट्स करती रहती है? तो यूट्रस की तरफ। क्यों करती रहती है? जिसकी हेल्प से ही क्या होता है, जो सेकेंडरी ओसाइट या जो ओवम होता है वो बेटा आगे की तरफ टुवर्ड्स द यूट्रस की तरफ मूव करता हुआ जाता है। फिलहाल यूट्रस में अभी नहीं पहुंचेगा, वो कहानी हम इंटरेस्टेड बताएंगे आपको लास्ट में कब यूट्रस में पहुंचता है, सारी कंडीशन बताएंगे। तो तब जाके वो क्या करता है, आगे की तरफ मतलब टुवर्ड्स द यूट्रस की तरफ मूव करता हुआ जाता है। जैसे यहाँ से निकला तो ये आपको एक यहाँ हुआ, फिर वो सिलिया की हेल्प से क्या होगा, यहाँ आएगा, फिर ये सिलिया की तरफ से यहाँ आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या होता है टुवर्ड्स द आगे की तरफ मूव करता है। क्लियर हुआ? तो उस तरह से मूव करता हुआ था, वहां तक पहुंचा। अब आगे की कहानी क्या रखी हुई? अगली पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ कि एम्पुला इज द थिन वॉल डायरेक्टेड मिड पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। बड़ी इंटरेस्टिंग। एम्पुला जो होता है सबसे ब्रॉडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब की, सबसे ब्रॉडर पार्ट अगर पूछा जाए इन तीनों पार्ट में से तो कौन होता है? एम्पुला। दूसरा वाला जो हमने बताया, एम्पुला जो होता है ब्रॉडर पार्ट होता है। और ध्यान रखिएगा कि जो एम्पुला होता है वो सबसे ब्रॉडर पार्ट होता है, और वहीं पे क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चांस होता है फर्टिलाइजिंग। जनरली फर्टिलाइजिंग हम ये कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब्स। बट अगर और ज़्यादा एमसीक्यू पूछा जाए कि हर क्लास में यदि मेडिकल्स में पूछा जाता है, तो उसमें आपको ये रीजन पूछ लिया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में आपको फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप वहाँ पे बताओगे क्या? एम्पुला का नाम बोलोगे, एम्पुला वाला। एम्पुलरी रीजन में क्या होता है, आपको 99% आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एम्पुलरी रीजन, अर्थात एम्पुला वाले भाग में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ब्रॉडर पार्ट होता है। और जबकि क्या कहते हैं इनफंडिबुलम वाला छोटा पार्ट होता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका डायमीटर इसके अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसका डायमीटर भी हम दिखा देंगे अभी। ठीक है, एम्पुला के। और ये जो होता है लास्ट वाला जो स्टेमस होता है वो बड़ा नैरो होता है। तो उसके बारे में देखिए आपको क्या लिखा हुआ है। तो हमने बताया कि जो एम्पुला वाला भाग होता है वो 2/3 पार्ट ऑफ ट्यूब का बनाता है। ये आप नोट कर सकते हो, एम्पुला वाला भाग जो होता है 2/3 पार्ट आपको क्या होता है पूरे ट्यूब का, 2/3 पार्ट आपको क्या होता है एम्पुला बनाता है। और उसके बाद स्टमक जो होता है सबसे लास्ट पार्ट होता है जो यूट्रस से अटैच रहता है। यही तो है, देख लो यूट्रस, ये स्टमक वाला पार्ट है, ये यूट्रस से अटैच होता है। तो ये आपको 1/3 पार्ट बनाता है, नोट कर सकते हो। 1/3 पार्ट कौन बनाता है पूरी ट्यूब का? स्टमक। 2/3 पार्ट कौन बनाता है? एम्पुला। यहीं पे आपको क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले रीजन में आपको फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यदि आपको फैलोपियन ट्यूब दिया ऑप्शन में तो आप फैलोपियन ट्यूब ही मानेंगे। ठीक है, वहां पे ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट हमने देखा इसमें। ठीक है, एम्पुलर रीजन में। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एम्पुला होता है
वो बड़ा नैरो लाइक होता है, नैरो लाइक होता है। और किससे हमने बताया इस्थमस, इस्थमस जो होता है नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूट्रस से जुड़ा रहता है। और उसका ये डायमीटर जो होता है बेटा, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिखेगा। इसका डायमीटर जो होता है इस्थमस का होता है 1 मिलीमीटर का, ठीक, 1 mm का। ये नोट डाउन करिए। एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ एनसीईआरटी का है तो ज्यादा नहीं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट यही फैक्ट तो पूछ सकते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी को लेकर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पार्ट भी देखा, इसका डायमीटर भी देखा, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉलोपियन ट्यूब का फंक्शन हमको देखना है, ठीक है। इतनी सी कहानी थी बेटा, धार्मिक कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई तो हमने इतना से बताया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट इसकी ये याद रखनी है, ये सारे हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि आपको समझ में आए बेटा। अब देखो जैसे हमने अभी भी बताया था, आपको फिर से बना ले। बहुत सारे लेक्चर्स इस पे हैं बेटा, ये फंगस वाला पार्ट था, ये हाफ बना दिया हमने। तो ये देखो, और ओवरी है, ये सारे पार्ट हमने देखा था। अब कहानी इसकी फंक्शन पे आती है कि ओवरी फंक्शन क्या है। पहली पार्ट, ओवरी जो फंक्शन करती है वो करती है कि टू रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी। देखिए ओवरी को रिसीव करने की साइड कौन होती है, रिसीव कौन करता है, रिलीज करता है कौन, ओवरी करती है उस साइड को, और रिसीव कौन करेगा, फॉलोपियन ट्यूब। तो ध्यान रखिएगा, ये जैसे ही ओव्यूलेशन होता है ये ब्रश करके बेटा एक ओवम को रिलीज करती है, तो ये क्या करता है, कलेक्ट कर लेती है। कौन कलेक्ट करता है, फिम्बरी, ओवरिन फिम्बरी। अभी हमने देखा ना ओवरिन फिम्बरी जो सबसे लॉन्गर होती है, जो ओवरी से अटैच होती है, ठीक है, उसको ओवरिन फिम्बरी कहते हैं। और इसके बीच में हमने कहा एक स्ट्रक्चर पाया था इनफंडिबुलम वाला पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट बांट दो इसमें, तो ये रहा आपका पार्ट। तो ये इनफंडिबुलम वाला पार्ट लिख लो, इनफंडिबुलम, एम्पुला, और ये था इस्थमस, ठीक, ये रही ओवरी। भाई समझ में आ रहा है, क्लियर है, बड़े इंटरेस्टिंग है सब। अब देखो क्या हुआ, इस्थमस। अब फंक्शन क्या करती है, पहली पॉइंट तो ये कि जैसे ही ओवरी रिलीज करती है तो रिसीविंग ऑर्गन जो होता है ओवम का वो कौन होता है, फॉलोपियन ट्यूब। पहला पॉइंट कि वो एक को क्या करती है, रिसीव करती है। दूसरी पॉइंट है कि ये जैसे ही रिसीव हो जाता है तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक वो क्या करती है, फॉलोपियन ट्यूब उसको नरिशमेंट देती है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो जब तक उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अर्थात जब तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है, हमने बताया लाइफ स्पेन ओवम का 24 आवर्स, तो 24 आवर तक उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, उसको एलाइव कौन रखेगा, तो वो फॉलोपियन ट्यूब से क्या करता है, न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। तो वो आपको साफ साफ दिखा हुआ है, टू हेल्प टू नरिश ओवा विटमिन इट्स सर्कुलर फोर्स टिल दीज आर फर्टिलाइज्ड। क्या होता है कि वो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक वो नरिशमेंट क्या करता है, उसके फोर्स होते हैं, सर्कुलर फोर्स पाए जाते हैं फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, और वो क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। क्लियर होगा कि वो क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा हुआ, द हेल्प द स्पर्म इन द देयर अपवर्ड। ये तीसरा फंक्शन क्या है कि जैसे यहाँ से स्पर्म पहुंचेगा, ये रहा आपका हमने बना रखा होगा, विजाइना, यहां से जैसे ही स्पर्म मूव करते हुए जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब क्या करेगी, उसको वो जो बाइट्स करते हैं, जो हमने बताया वो क्या जनरली क्या होता है, वो फिम्बरी होती है, ओम को इधर की तरफ बाइट करती है, लेकिन वो हेल्प भी करती है किसको, स्पर्म को ओम के पास पहुंचने के लिए। समांतर
जो स्पर्म होता है वो हाईली मोटाइल होता है, खुद इतना ट्रेवल करके जाता है, वो हमने बता रखा है, हाईली मोटाइल होता है, विग्रस होता है, उसकी मोबिलिटी बड़ी तेज होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है, वो फैलोपियन ट्यूब उसमें हेल्प करती है बेटा, कुछ न कुछ तरीके से हेल्प करती है, तो इसलिए वो फंक्शन उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर पर फंक्शन का लास्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्टिलाइज, जब ओवा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जब ओवम का लिखा हुआ है, ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो क्या करता है, जनरली ओवम का फर्टिलाइजेशन का होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो श्योर है कि फैलोपियन ट्यूब होता है। अब ये लिखा हुआ कि फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है, ये पूछा जाता है, आप बताओ किसमें, एम्पुला वाले भाग में, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट आपको क्या लिखा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, और लिखा एम्ब्रियो डेवलप्स ऑफ द ब्लास्टोसिस स्टेज इन द फैलोपियन ट्यूब। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है यूट्रस में, लेकिन कुछ स्टेज पे डेवलपमेंट यहीं पे स्टार्ट होगा, वो कब आपको यूट्रस में पहुंचेगा, इम्प्लांट करेगा, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, मान लीजिए यहाँ से एक निकला, ये मूव किया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इस पॉइंट को लिख सकते हो, फर्टिलाइजेशन, इसको क्या लिख सकते हो, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन इसका हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया जब, तो यहां से क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। तो जैसे ही जाइगोट बनेगा, अभी मान लीजिए जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद रेस्टिंग पीरियड के कुछ समय बाद लगभग 5 डेज तक फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, और वो डिवाइड करता है, और डिवाइड करके जनरली वो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करेगा। जैसे उसमें जाइगोट सिंगल सेल का होता है, तो सिंगल सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर क्या करेंगे, 4 से 8 सेल, फिर 16 सेल, 16 से 32 सेल, एंड 32 से 64 सेल। मतलब ये जो स्टेज होती है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है डेवलपमेंट। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक, ध्यान से सुनिएगा, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से लगभग आफ्टर 1 वीक के बाद या 5 डेज के बाद ही क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कहाँ पे चला जाता है, यूट्रस के अंदर। 1 वीक के बाद ही, 7 डेज या 6 डेज जो भी है, तो वो आपको आफ्टर 5 डेज की ब्लास्टोसिस्ट enters into the uterus and attached to the uterine valve, और uterine valve से वो क्या करती है, अटैच कर जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन, वो हम यूट्रस में देखेंगे। तो ये कहानी थी इसकी फैलोपियन ट्यूब की, जो हमने फंक्शन देख लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और लिखा हुआ है, आपको ट्यूबेक्टॉमी, एक वर्ड यूज होता है बेटा, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ट्यूबेक्टॉमी का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, जिसको ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है कि उसकी फैलोपियन ट्यूब का जो इस्मस वाला पार्ट होता है, वहां से हम क्या करते हैं, टाइट करते हैं और उसको कट कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसको देखो, ये इस्मस वाला पार्ट है, इसको कट किया यहाँ से, इसको बांध दिया, इसको ऐसे करके बेटा ना, ऐसे मोड़ कर इसको बांध दो। अब सपोज दैट करो, वो ऐसा इसलिए ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। और एक वर्ड यूज है किया था हमने, वैसेक्टॉमी, वो आप बताएंगे वैसेक्टॉमी किसे कहते हैं, हिंदी में नस बनने कहा जाता है। तो वैसेक्टॉमी क्या होता है वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और आज हमने बताया ट्यूबेक्टॉमी, जब भी जिस लेडी को क्या होता है, बच्चे पैदा नहीं करने होते हैं, तो वो ट्यूबेक्टॉमिक प्रोसेस करवा लेते हैं, मेडिकल सर्जरी होती है, जिससे क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, उसकी फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, एक रिलीज होगा, चला भी जाएगा, सब कुछ होगा, उसकी सेक्सुअलिटी बिल्कुल बरकरार रहेगी, बट क्या होगा, ये स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, और जब स्पर्म का वहां तक फ्यूजन नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसको कट करके ये परमानेंटली क्या होता है, मेडिकल प्रोसीजर है, जिससे बच जाता है, इसको दोबारा से नहीं किया जाता, तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड था। तो ये हमने पढ़ लिया ओविडक्ट के बारे में।
नेक्स्ट टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ है, उसको भी कवर करना है। चलते हैं, हम चलते हैं यूट्रस पे। देखो यूट्रस में भी जो भी एनसीईआरटी में लिखा होगा उसको कवर करते हुए चलेंगे बेटा। तो आपको यूट्रस के बारे में आपको पढ़ना है कि यूट्रस आल्सो कॉल्ड एज द वर्म और हेस्टेरा। पहली पॉइंट याद रखिएगा कि यूट्रस आल्सो कॉल्ड, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है हेस्टेरा। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है कि यूट्रस को हम हेस्टेरा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हेस्टेरा होता है या आर करके कह सकते हैं, ये लिखा हुआ वर्म, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। इसका दूसरा नाम जो हेस्टेरा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेस्टेरा जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें यूट्रस को निकाल दिया जाता है, ठीक है, निकाल देता है, यूट्रस को निकाल देते हैं, उसको कहते हैं हेस्टेरा। तो ये हेस्टेरा वर्ड इसलिए लिया गया है। अब ये आल्सो कॉल्ड एज हेस्टेरा एंड यूट्रस इज चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। इसको हम चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है? चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन कहलाता है, ठीक। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी का हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में यूट्रस के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, साथ साथ में चलेंगे हम। तो एनसीईआरटी का पहले लेते हैं। एनसीईआरटी में बड़े सिंपल लिखा है कि यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड and shape of uterus like the inverted penis। इसका जो शेप होता है, इसका यूट्रस का एनसीईआरटी में कह रही है कि 1 नंबर में होता है, 1 नंबर में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने बताया ये वर्म, यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड एज द वर्म और हेस्टेरा कहलाता है, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन भी कहते हैं, स्टार में हमने बता रखा हुआ है, और 1 नंबर में होता है। और कह रहा है क्या एनसीईआरटी में जो कह रहा है कि वो उसके अलावा भी कह रहा है कि द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पीयर्स। ये इन्वर्टेड पीयर्स की तरह होता है। शेप जो होता है, शेप इन्वर्टेड पीयर्स, ठीक, उल्टे नाशपाती के आकार की, ठीक, उल्टे नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर होता है। और एंड इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द pelvis wall। The uterus open into the vagina through a narrow cervix। The cavity of the cervix is called as the cervical canal। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये क्या कह रहा है, इसका शेप आपको इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, और ये क्या रहता है, इसका यूट्रस का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, यही पार्ट आपको लिखा हुआ था कि सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जो कि क्या होता है, यूट्रस की ओपनिंग होती है और वो खुलती कहाँ पे, वेजाइना में। वो नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सर्विक्स कहा जाता है, सर, ठीक। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक, ये देखिए, ध्यान देखो, ये यूट्रस रहा, इसकी कैविटी रही, फंडस वाला। अब देखो ये रहा यूट्रस, यूट्रस होता है बेटा डुलाइक पावलाइक थैला, सिंगल होता है, और इसमें कह रहा है कि ये आपको वॉर्म कह सकते हैं। इसका इनर जो आपका होता है ये पियर्स इन्वर्टेड नाशपाती का आकार का होता है, और इसका क्या होता है, इनर जो शेप होता है, जो ओपनिंग खुलती है वो वेजाइना में खुलती है, ये वेजाइना, ठीक।
वेजाइना में खुलता है। और ये क्या करता है कि इसकी जो ओपनिंग होती है, नैरो लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ये जनरली यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं सर्विक्स, सर्विक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है, ये देखो ये वाली कैविटी, ये जो कैविटी पाई जाती है इसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ये सर्वाइकल कैनाल। ठीक, सर्वाइकल कैनाल का मतलब ये जो कैविटी आपको पाई गई है, सर्वाइकल कैनाल हुआ। फिर उसके बाद आपको जनरली क्या लिखा हुआ है कि सर्वाइकल कैनाल विच अराउंड विद द वेजाइनल फॉर्म टू बर्थ कैनाल। और ये सर्वाइकल कैनाल और जो वेजाइना होता है, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, प्लस वेजाइना, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, आपको बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। बर्थ कैनाल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो ये दोनों ही आपको मिलकर सर्वाइकल कैनाल एंड प्लस वेजाइना जो मिलते हैं, इसकी वजह से आपको क्या बनता है, बर्थ कैनाल बनता है। तो बर्थ कैनाल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है बर्थ कैनाल के बारे में। ठीक है, बर्थ कैनाल होती है। अब लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द वॉल ऑफ द यूट्रस इज 3 टाइप्स। जो यूट्रस की वाल होती है वो 3 टाइप से आपको बनी होती है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा हुआ। तो देखिएगा यूट्रस की जो वाल है, इसकी वाल को हम देखते हैं। यूट्रस की वाल, सबसे बाहरी वाल पेरीमीट्रियम, फिर मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, और सबसे लास्ट इंडो में। ये 3 लेयर होती है, 3 लेयर यूट्रस। ठीक, यूट्रस की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। आपको साफ साफ दिया हुआ कि मायोमेट्रियम और उसके बाद पेरीमीट्रियम और उसके बाद इंडोमेट्रियम। बड़ी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ कि जो इंडोमेट्रियम होती है वो चेंजेस, क्या लिखा हुआ है आपको साफ साफ लिखा हुआ, जो इंडोमेट्रियम होती है, द इंडोमेट्रियम अंडरगो स्लाइटली चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये लाइन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट लिखनी है कि जो इंडोमेट्रियम होती है वो साइक्लिक चेंजेस में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइक्लिक चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है बेटा, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये चेंज होता रहता है। ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ब्रश करती रहती है बीच में, और वो ब्रश करके निकलती रहती है, झड़ती रहती है, फिर बनती रहती है, फिर झड़ती रहती है। तो वो इंडोमेट्रियम की वाल किसमें भाग लेती है, तो आपको पूछा गया भी क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, कि आपका साइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंजेस में कौन सी यूट्रस की वाल भाग लेती है, तो आप बताओ किसको, इंडोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम क्या होती है, स्ट्रॉन्गर आपको कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जो मायोमेट्रियम होती है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे पहले कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। जब भी डिलीवर करने का होता है तो बड़ा तेजी से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, पहले स्लोली स्लोली करेगा। जैसे डेवलपमेंट बेबी का हो जाएगा यूट्रस में, क्योंकि पूरा का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता, यूट्रस में इम्प्लांटेशन हुआ, डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, यूट्रस के दौरान जब डेवलपमेंट हो रहा है तो ये जो इंडोमेट्रियम की हमने बात बताया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग ले रही है, और मायोमेट्रियम क्या करती है, ये स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है ये प्रेशर या लेबर स्टार्ट करती है, लेबर का मतलब वर्क करती है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, बेबी जो होते हैं वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो उस बर्थ कैनाल से बाहर आते हैं। तो वो एग्जैक्टली ये सारा प्रोसेस जो होता है ना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोनल कंट्रोल में होता है, और वो हार्मोन्स का नाम है ऑक्सीटोसिन। विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीटोसिन या कंट्रोल्ड बाय द ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन की वजह से ऐसा होता है। तो जब आपको डिलीवरी होनी रहती है लगभग इस 7th मंथ में, तुरंत नहीं होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, 7th मंथ में ही क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है दिन में 1 बार 2 बार, 8वें महीने में 2-2 3-3 बार हो जाएगा, एक एक दिन छोड़ के।
लेकिन 9th वाला मंथ जैसे ही डिलीवरी वाला रहेगा वो बहुत तेजी से कांटेक्ट करेगा और उसी को कहते हैं हम लेबर पेन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, बेबी डिलीवर होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, नेचर ने रखा हुआ बेटा एक ऐसा प्रोसेस मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रोसेस कह सकते हो कि जनरली नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि इसमें शुरुआत में ताकि वो लेबर पेन को सह सके, इसलिए शुरुआत से अपनी चीज़ों को चेक करता है कि सारे हार्मोनल कंट्रोल्स ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं, पहले से ही मशीनरी को चेक किया जाता है। अब तब जाके वो बर्थ के टाइम वो सारा फंक्शन बड़े सिस्टमैटिक ढंग से होता है, ठीक है। तो वो आज तक नहीं समझा कि कोई बड़ी इंटरेस्ट वहां तक किसी ने बना नहीं सका है कि बेटा वो कैसे किस तरह से इनके मैकेनिकल प्रोसेस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बड़े एग्जैक्टली, कोई फॉल्ट नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये जनरली आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो हम जब देखेंगे डिलीवरी के बाद में वहाँ पे हम बात करेंगे। फिलहाल यूट्रस की आई तो यूट्रस ही उसको कांटेक्ट करता है, जो उसकी कौन सी मेम्ब्रेन कांटेक्ट करती है वो पूछा जाए तो आप बताओ किसको, मायोमेक्टम को क्या वो कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है जिसके वजह से बेबी डिलीवर करता है। तो इतना सा लिखा हुआ था आपके एनसीईआरटी में, लास्ट वाली पॉइंट में लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, थोड़ी सी पॉइंट 5-10 मिनट की और बढ़ा के आपको थोड़ी पॉइंट और बता दें कि आपको क्या है वाल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, देखिए कि कभी कभी इसका स्टेज है कि यूट्रस इज सिचुएटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। अगर यूट्रस को पूछा जाए कहाँ सिचुएटेड होता है तो आप बताओ क्या, यूट्रस आपको वो एनसीईआरटी देखिए जी बेटा, एनसीईआरटी ये ना फर्स्ट वाला देखो, ये यूट्राइन यूरिनरी ब्लैडर, ये रेक्टम और इसी के बीच में यूट्रस। तो ये किसके बीच में सिचुएटेड रहता है, सिंपल से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप बता सकते हो, ठीक है, कि कहाँ पे सिचुएटेड रहता है। तो वो ध्यान रखें कि यूट्रस इज सिचुएटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, ठीक है, वो हमने देख लिया। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है कि यूट्रस इज द ऑर्गन विच प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फर्टिलाइज्ड ओवम इट इज ग्रो इनटू ए फुल्ली फॉर्म्ड फीटस। यूट्रस ऐसा ऑर्गन होता है जहां पे आपको क्या होता है, वो फीटस का डेवलपमेंट होता है। फुल्ली डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर। यहीं पे इम्प्लांटेशन के बाद पूरा का पूरा डेवलपमेंट जो होगा वो यूट्रस के अंदर होता है, और सारा का सारा नरिशमेंट क्या होता है, यूट्रस से ही उसको मिलता रहता है। तो वो देखिए बहुत सारी ब्लड वेसल्स उसमें ट्रांसफर रहती है उससे एंडोमेट्रियम के वाल में, तो वो आपको प्लेसेंटा के द्वारा वो क्या होता है, सारा का सारा नरिशमेंट उसको मिलता रहता है। तो फुल्ली डेवलप जो होता है वो यूट्रस में होता है। ये सब एनसीईआरटी के बाहर ही तो है ना, हमें बता रहे हैं, तो खाली ध्यान से सुनते जाओ, जहाँ पे नोट करना होगा वो मैं बता दूंगा कि नोट। तो फुल्ली डेवलपमेंट क्या होता है, वो यूट्रस के अंदर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट की पाइरिफॉर्मिंग सेप, ये पाइरिफॉर्म सेप का होता है। यूट्रस जो होगा ये होता है पाइरिफॉर्म सेप। और एनसीईआरटी में कौन सा सेप दिखा था बेटा, इन्वर्टेड, एनसीईआरटी का भी याद रखो तो बता रखा होगा, इन्वर्टेड बियर, उसी को हम कह सकते हैं पाइरिफॉर्म। तो इन्वर्टेड बियर ना देकर पाइरिफॉर्म अगर दिया रहा है ऑप्शन में तो आप ऐसे सेप का बताओ, पाइरिफॉर्म सेप को ही इन्वर्टेड सेप कहा जाता है। क्लियर है, वो माइंड में क्लियर किया रहेगा, तो नोट कर लो पाइरिफॉर्म होता है। और इसकी लेंथ जो होती है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। तो ये दोनों लिख लो, ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, क्लियर। फिर उसके 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होगा, और क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर ठीक होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी छोटे छोटे मैं दे रहा हूँ पूरे। 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है एंड 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, इसकी थिकनेस आपको बताइए। और ये कितना वेट होगा तो आपको वेट भी नोट कर सकते हो, 30 to 60 ग्राम, ठीक, 60 ग्राम वेट। इसका वेट कितना होता है, 30 to 60 ग्राम वेट होता है एक नॉर्मल फीमेल में, ठीक है, इसका होता है। और ये यूट्रस डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। यूट्रस को यदि हम डिवाइड करें, ध्यान सुनो, यूट्रस को यदि हम डिवाइड करें तो 2 भाग में डिवाइड करेंगे। उसका अपर वाला पार्ट ये, सॉरी, यहां से यहां तक,
ये यूट्रस को मिटा दें बेटा, यूट्रस को दो भाग में डिवाइड करें तो यहां से यहां तक का पार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। और इसका नीचे वाला भाग क्या होगा, सर्विक्स, क्लियर हो। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। जो नीचे सर्विस इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का एक पार्ट होता है सर्विस, वो अलग से सेपरेटेड ऑर्गन नहीं होता है, यूट्रस का ही एक पार्ट है जनरली। वो क्या होता है, नैरो लाइक जो लोअर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कि सर्विक्स कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आए, बिल्कुल याद रखिएगा कि बॉडी ऑफ यूट्रस यहाँ से यहाँ तक पार्ट हुआ और उसके नीचे आपको क्या होता है, सर्विक्स पाई, वो आपको लोअर पार्ट होती है जो नैरो लाइक सेचुरेटेड होता है, ठीक है। ये सर्विक्स होता है जो कि टू बॉडी ऑफ पार्ट 2 से लेकर थर्ड पार्ट ये बनाता है, और सर्विस कितना उसका पार्ट बनाता है, पूरा 1/3 बनाता है, ठीक। तो दोनों पार्ट आपको डिवाइड करके नोट कर लेंगे बेटा, ये पॉइंट था। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि एट द जंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ सर्विक्स एंड द सर्वाइकल कैनाल, देखो बॉडी ऑफ सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल का जहाँ पे जंक्शन होता है, ये वाला, यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आपको क्या होगा, एक आपको क्या होता है, छिद्र पाया जाता है जो मसल तो होता है जो बंद पाया जाता है, ठीक है। वो एक लिमिटेड फ्यू डेज के लिए ही खुलता है, तो उसको हम कहते हैं जो सर्वाइकल कैनाल का और यूट्रस का जो बॉडी ऑफ यूट्रस का अटैचमेंट होता है, जहाँ पे उस जंक्शन पे जो आपको छिद्र पाया जाता है और फिश पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ओस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इंटरनल ऑस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ इंटरनल ऑस या ओरफिस भी कहते हैं इसको, हमने बता भी दिया था। ओरफिस का मतलब ओपनिंग, तो ये अंदर वाली ओपनिंग है सर्वाइकल कैनाल की, ठीक है। अब उसी तरह से बाहर वाली भी होगी, बाहर वाली जो ओपनिंग होगी यहाँ पे वेजाइना में, तो आपको सर्वाइकल यूट्रस ओपन्स ओपनिंग यूट्रस opens into the vagina by the external os, वो किसके द्वारा खुलता है, तो यहाँ पे भी एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं बेटा एक्सटर्नल ऑस कहते हैं, ये दोनों का नाम याद रखिए, एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। एक हमने बताया इंटरनल ऑस, दूसरा बताया एक्सटर्नल ऑस। जो वेजाइना में खुलता है वो आपको ओपनिंग रहेगी, उसको कहेंगे एक्सटर्नल ऑस, और जो अंदर की तरफ रहेगा वो रहेगा क्या, इंटरनल ऑस कहेंगे, या ओरफिस भी बोल सकते हैं। ऑस वर्ड यूज किया गया तो उसको आप जनरली आपको यूज करेंगे, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने बताया कि सर्वाइकल कैनाल भी हुआ, सर्विक्स भी। अब हमको वाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम देख। तो वाल के बारे में हमने बताया कि द वाल ऑफ सर्विस की द वाल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के आपको 3 वाल होती है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। इसका एक्स्ट्रा स्टॉक में क्या हमने नोट किया हुआ है वो आपको ध्यान रखिएगा, पेरीमीट्रियम एक्सटर्नल एंड थिन मेम्ब्रेन, ये जो होती है ये बड़ी थिन मेम्ब्रेन होती है, और पतली मेम्ब्रेन होती है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सबसे पतली मेम्ब्रेन होती है आउटर में, और जो मायोमीट्रियम होती है थिक मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बनी होती है, तो आपको थिक होती है, और किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की, ध्यान रखिएगा। जो मायोमीट्रियम होता है वो नोट करिएगा, वो आपको थिक होती है, मिडिल लेयर होती है ऑफ स्मूथ मसल विद स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और यही तो आपको क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया ना कि बेबी की डिलीवरी के दौरान ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को करता है या फिर लेबर करता है, लेबर मतलब वर्क करता है, क्लियर हुआ, जिसकी वजह से डिलीवरी होती है। फिर इंडोमेट्रियम को हमने देखा, इंडोमेट्रियम को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इंडोमेट्रियम बड़ी इंटरेस्ट है, तो उसमें हमने बताया इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ग्लैंडुलर लेयर होती है, ग्लैंड के समान काम करती है, ग्लैंडुलर लेयर, ग्लैंडुलर इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है। और कह रहा है कि इसकी बड़ी अंडर गो द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यही जो लेयर होती है इंडोमेट्रियम, जो आपको साइक्लिक चेंजेस में आपको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो उस दौरान मेरा क्या होता है, ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि उसमें ब्लड उसका क्या कहते हैं कंट्रोल रहता है हार्मोन्स का, एलएच का और एफएस का, जिसकी बैलेंसिंग की वजह से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो बेटा झड़ती रहती है,
और जब ब्लीडिंग पीरियड होता है तब वो ध्यान रखिएगा कि उसमें यही वाल जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम की वाल होती है वही झड़ के उसके साथ ब्लड वेसल्स भी रहती हैं, इंडोमेट्रियम के फ्रेगमेंट रहते हैं और कुछ ब्लड रहता है और ऊसाइड रहती है, वो रिलीज वेजाइना के थ्रू क्या होता है बाहर निकलता है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो ब्लीडिंग पीरियड में वही चीजें सब बाहर निकलती है। फिर उसके बाद जैसे ही हार्मोन चेंजेस होते हैं बेटा वो फिर से बनना स्टार्ट करती है। तो इसीलिए नाम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एंडोमेट्रियम जो होती है वो साइक्लिक चेंजेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो कभी कभी ये क्या है मेडिकल के बड़ा इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। फिर आपको लास्ट पॉइंट लिखना है कि इसमें लास्ट पॉइंट पे आपको देखिएगा कि इसमें जो स्ट्रैटिफाइड एक्वेमस नॉन कार्टिलेजिनस एपिथेलियम इन टू लेयर, ये ध्यान रखिएगा स्ट्रैटिफाइड, ये एंसाइटिस ज्यादा अंदर मेडिकल के और अंदर जा रहा है। स्ट्रैटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट इन द यूट्रस के इंडोमेट्रियम की वाल जो होती है, ये ध्यान रखिएगा, अब तक तो इतना ही बताया। इंडोमेट्रियम की वाल जो होती है उसके अंदर आपको जो एपिथेलियम पाई जाती है वो आपको स्ट्रैटिफाइड होती है, इक्वेमस एपिथेलियम की होती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखा है सॉरी वो लास्ट में लिखा हुआ क्या, केराटिनाइज्ड नॉट केराटिनाइज्ड, उसमें केराटिन नहीं पाई जाती है, ऐसी लेयर होती है और दो तरह की होती है। अब बड़ी इंटरेस्टेड वही दोनों का नाम आपको बता देता हूँ। एक होती है बेटा आउटर लेयर कॉल्ड स्ट्रैटम फंक्शनल और स्ट्रैटम बेसल। दो चीजें आपको याद रखिएगा, ये जो आपको जिप्मर में पूछा गया था इसलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, इस लेयर की बात कर रहे थे। इस लेयर में भी आपको दो तरह से लेयर पाई जाती है। वो हमने बताया कि सबसे बाहर जो होती है आउटर जो होगी, जो आउटर होगी उसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रैटम फंक्शनल स्ट्रैटम फंक्शनल। और जो उसके नीचे वाली होती है जो इनर होगी, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा मिस हुआ, आउटर नहीं होगा, हाँ आउटर ही दिया है, ठीक आउटर दिया है। और इनर जो होगा बेटा उसको हम कहेंगे स्ट्रैटम बेसल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रैटम बेसल कहा था। अब इसमें क्या होगा कि आपको अगर वो नीट में तो आपको इतने ही लेवल पूछेगा इंडोमेट्रियम, लेकिन जिप्मर और एम्स होते हैं बेटा वो ज्यादा बाउंस करके पूछता है, तब आपको मेडिकल के लिए पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें भी दो एपिथेलियम लेयर होती है। कैसे होती है, स्ट्रैटिफाइड होती है, एक क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉन केराटिनाइज्ड होती है, उसमें केराटिन नहीं पाई जाती। सिंपल सा फंडामेंटल याद रखिएगा, उसमें केराटिन नहीं पाई जाती है। और वो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रैटम फंक्शनल्स एंड स्ट्रैटम बेसल्स। और उसमें से जो भाग लेता है साइक्लिक चेंजेस में वो भाग लेती है स्ट्रैटम फंक्शनल भाग लेती है। ये आपको नहीं जानती, ये ध्यान रखिए परमानेंट बनी रहती है, जो इसमें बार बार झड़ती रहती है और वो आपको फंक्शनल काम करती रहती है, उसमें साइक्लिक में चेंज रहती है, तो वो होती है स्ट्रैटम फंक्शनल्स होती है। क्लियर हुआ, यहाँ तक जान लीजिए। तो ये पॉइंट हमने यहाँ तक ड्यूरिंग आपको बेटा बता दिया, आपको स्ट्रैटम के बारे में सारी चीज़ें के बारे में। फंडस भी हमने उसकी फंडस वाली पार्ट तो हमने देख ही लिया हुआ है। ठीक है, फंडस वाला देख लिया ना, यूट्राइन का ये वाला पार्ट आपको क्या होता है, फंडस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी उबड़ा पार्ट होता है उसको हम फंडस कहते हैं। आपने जब स्टमक देखा होगा, स्टमक ऐसे बनाते हो ना, स्टमक का उबड़ा हुआ पार्ट ऐसे बनाता है। स्टमक के जब पार्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको स्टमक को बता देता है, यहाँ से यहाँ वाला ये पार्ट जो होता है फंडस होता है स्टमक का। ठीक है, तो उसी तरह से ये उबड़ा वाला पार्ट होता है जो यूट्रस का, वो उसको क्या कहते हैं, हम फंडस कहते हैं। ये ध्यान रखें। अब बड़ी ध्यान रखना, द कैविटी ऑफ यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड ड्यू टू द थिक वॉल, द कनेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैनाल विद कैविटी टू द बॉडी, पार्ट ऑफ द यूट्रस इंटरनल लॉस। वो सब तो हमने पहले से डिस्कस कर लिया। ठीक है, कि जो ये लिखा हुआ था कि जो इंटरनल कैनाल, जब कैविटी ऑफ यूट्रस एंड द सर्वाइकल कैनाल इन बिटवीन द इंटरनल ऑस, ये इंटरनल ऑस उसके बीच में पाया जाता है, और ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना की जो ओपनिंग, जहाँ पे वजाना की ओपनिंग में होती है उसमें पाया जाता है आपको इंटरनल ऑस। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक आपको बड़ा है, द फर्टिलाइज्ड oocyte इज यूजुअली इम्प्लांट इन द posterior wall ऑफ द यूट्रस। जो भी इसका यूट्रस का जब इसमें इम्प्लांटेशन होता है, ध्यान से सुनिए, जब यूट्रस का इम्प्लांटेशन होता है तो वो जनरली क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट में ही होता है। पोस्टीरियर पार्ट में ही क्या होता है, यूट्रस का इम्प्लांटेशन होता है, ये ध्यान रखेगा। और एक दिया है एंटी वर्जन, लिखा हुआ एंटी
वर्जन। एंटी वर्जन का मतलब ये बात होती है बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है एंटी वर्जन। एंटी वर्जन इसका मतलब होता है कि आप फिगर देख लो, एंजाइटी का फिगर है, क्या होता है वो होगा यूरिन ब्लडर। यूट्रस देखोगे तो ऐसे ये वेजाइन नहीं आएगी, यूट्रस ऐसे झुका होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे ही तो पार्ट हमने बना रखा हुआ था बेटा वेजाइना का, सॉरी लाइन मार्क। तो देखो ये 90 डिग्री पे झुका हुआ नहीं, ये कैसा ऐसा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री सेल्सियस का बनेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं एंटी वर्जन। उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि एंटी वर्जन कहते हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री सेल्सियस पे आपको ऐसे झुका रहता है और ये भी झुका रहता है। क्या कहते हैं, जो यूट्रस होता है और सर्विक्स से थोड़ा सीधे रहती है, यूट्रस और भी क्या होता है झुका रहता है, जो यूट्रस मतलब बॉडी ऑफ यूट्रस होती है वो भी झुका रहता है। तो क्लियर है, तो इतने फंक्शन चीजें हमने बताई। कल आपका ज्यादा लेक्चर बड़ा हो गया, थोड़ा सा जो बचा होगा यूट्रस का भी बेटा वो थोड़ा सा बता क्या फंक्शन हम बता देंगे, फंक्शन बताएगा और भी थोड़ी बहुत बची होगी, वो मैं बताने के बाद वेजाइना कंप्लीट कर दूंगा और आपको एक्सेसरी डक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक होगा। तो एक लेक्चर और बचेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव का, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल था, जो डिटेल में था हमने एक्स्ट्रा स्टॉक में, वो सारे हमने आपको बेटा बता दिए और सारे क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो बेटा आपको स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे, कल फिर मिलेंगे। आपको तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।